नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। इसके पहले की क्लास में हम सॉल्व कर रहे थे प्रैक्टिस पेपर सेकंड एनएएस राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का विषय विज्ञान का क्लास 10वीं का प्रैक्टिस पेपर सेकंड। इसके अब तक हमने फर्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके बाद सेकंड क्लास में हमने सॉल्व किए थे 15 क्वेश्चन और अब आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीन्स अगर हम देखें तो हमारे 25 क्वेश्चन इसके पहले वाली क्लास में कंप्लीट हो चुके थे, तो 25 के पश्चात 26 क्वेश्चन आज से हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम 26 क्वेश्चन लेंगे। तो आपने यदि पहले के वीडियो देखे हैं तो आपके 25 क्वेश्चन क्लास में मैंने सॉल्व करवा दिए थे। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम 26 क्वेश्चन। तो पेपर आप लोगों के पास यदि होगा तो आप पेपर से मैच करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 26 हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, जो कह रहा है कि एक वायरस जीवाणु से कैसे अलग है। एक वायरस और जीवाणु, देखिए बैक्टीरिया और वायरस दोनों को आप जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, पर जो वायरस होते हैं वो हमेशा हमारे लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। और क्योंकि इसके पहले हम लोग अभी कोरोना महामारी को देखते आ रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस से वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, तो काफ़ी कुछ हम वायरस के बारे में जान चुके हैं ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है एक वायरस जीवाणु से कैसे अलग है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट नंबर पर हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है, यह एक टीके के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो वायरस का टीके के रूप में प्रयोग वैसे नहीं होता है ना। यह पादपों में रोगों का कारण बन सकता है, यह खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। और डी ऑप्शन है कि यह जीवित कोशिका के बाहर प्रजनन नहीं कर सकता। तो यदि हम कंपेयर करें वायरस और जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में, तो यहाँ पर कंपेयर जब किया जाता है तो यहाँ पर कहा जाता है जो वायरस होता है वो हमेशा जीवित कोशिका के अंदर ही प्रजनन करता है, यह जीवित कोशिका के बाहर प्रजनन नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप टिक लगा लेंगे कि वायरस जीवाणु से कैसे अलग है, यह जीवित कोशिका के बाहर प्रजनन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में एक चित्र दिखाया गया है। देखिए, इस चित्र में क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस चित्र में माता के शरीर के अंदर बच्चा दिखाया गया है। एक नलिका जैसी रचना माता को बच्चे से जोड़ती है, एक नलिका जैसी रचना माता को बच्चे से जोड़ती है। तो अगर हम देखें, ये जो नलिका दिखाई दे रही, इस नलिका जिसको नॉर्मली हम नाल कहते हैं, वो क्या करती है, माता के शरीर को बच्चे से जोड़ती है ना। मतलब या बोले हम जो बच्चा रहता है उसको माता के शरीर से जोड़ती है। तो यहाँ पर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। चित्र को आपने ध्यान से देख लिया, इस नलिका के बारे में है ना। नीचे दिया गया है, यही नलिका ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता के शरीर से बच्चे के शरीर तक ले जाती है, ठीक है। और फिर यही नलिका बच्चे के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है, बच्चे के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को लेकर माता के शरीर तक ले जाती है। तो क्वेश्चन में इस नलिका के बारे में पूछा है कि जब बच्चा पैदा होता है तब इस नलिका की आवश्यकता नहीं रहती और उसे काट दिया जाता है, क्यों। तो ऑप्शन यदि हम पढ़ें तो पहला ऑप्शन ए है, वो कहता है कि क्योंकि बच्चा ऑक्सीजन खुद बनाने लगता है। बी कह रहा है कि क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं रहती। सी है, बच्चे के पाचन अंग एवं फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं। और डी है, क्योंकि बच्चे के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ नहीं बनता। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमारा आंसर नंबर जो सी है वो इसका सही आंसर है। सी क्या है, देखिए, क्योंकि बच्चे के पाचन अंग एवं फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं। तो बेटा बच्चा जन्म लेता है, जैसे बच्चा जो है माँ की कोख से बाहर निकलता है तो कहा जाता है जब तक वह पूर्ण विकसित नहीं होता तब तक जन्म नहीं लेता। तो यहाँ पर जैसे ही बच्चे के सारे अंग विकसित हो जाते हैं, पाचन अंग फेफड़े विकसित हो जाते हैं, तभी बच्चे का जन्म होता है और तब जाके हम वो जो नाल की बात कर रहे थे, नलिका, वो उसको काट दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जो रामू है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, रामू ने नीचे दी गई कुछ चीज़ों को अपने बगीचे के एक कोने में गाड़ दिया। एक गार्डन में अपने बगीचे में कोने में क्या क्या गाड़ा देखते हैं। एक दिया है टूटे हुए अंडे के खोल, पेंसिल के छिलके, सूखी पत्तियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ, फल और सब्जी के छिलके। अब यदि वह रामू जो है उस जगह को 5 साल के बाद खोदता है तो अधिक संभावना को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सी चीज़ वैसी ही होगी। तो जो कौन सी चीज़ वैसी होगी, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे आंसर में कौन सी चीज़ होनी चाहिए,
पहला ऑप्शन है टूटे हुए अंडे के खोल, बी में दिया हुआ सूखी हुई पत्तियाँ, सी में दिया हुआ है प्लास्टिक की थैलियाँ और डी में है फल और सब्जियाँ। देखिए इन सब में अगर हम ध्यान से देखें जो 5 ऑप्शन है उसमें हम सभी जानते हैं प्लास्टिक के नुकसान। प्लास्टिक जो है वो उसका अपघटन आसानी से नहीं होता, मतलब जिस रूप में है उस रूप में वो हज़ारों वर्षों तक रह सकती है। तो 5 साल के बाद जब उस जगह को खोदा जाएगा तो हमारे ऑप्शन में क्या होगा, जो सी है प्लास्टिक की थैलियाँ है वो हमें जैसी थी वैसी ही मिलेगी। तो आप आंसर टिक कर लेंगे सी प्लास्टिक की थैलियाँ। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर मैंने आपको बता दिया सी। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है दिशा ढूंढने के लिए यात्री चुंबकीय कंपास के अलावा और किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो नॉर्मली हम चुंबकीय कंपास का यूज करते हैं जो हमको नॉर्थ साउथ दिखाता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में है इसके अलावा यदि जो यात्री है उसके पास चुंबकीय कंपास ना हो तो वो क्या करेगा, टूटते तारों को देख के दिशा की पहचान करेगा, तारामंडल को देख के दिशा की पहचान कर लेगा, सी है ग्रहण को देखना और डी है चंद्र की कलाओं को पहचानना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा बेटा वो होगा तारामंडल को पहचानना, बी तारामंडल को पहचानना। क्योंकि जो तारामंडल होते हैं एक निश्चित दिशा में स्थित होते हैं। पृथ्वी से देखने पे अगर हम देखेंगे हमको अलग अलग तारे और तारेमंडल जो है वो अलग अलग दिशाओं में दिखाई देते हैं। तो जो यात्री है चुंबकीय कंपास के अलावा तारामंडल को पहचान कर दिशा को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है जिराफ विश्व के सबसे ऊंची प्राणियों में से है, जबकि जो गोल्ड फिश है वो क्या है, सबसे छोटी है ना। जिराफ सबसे ऊंचा है और गोल्ड फिश कैसी है, काफ़ी छोटी होती है। तो जिराफ की कोशिकाओं और गोल्ड फिश की कोशिकाओं के आकार की तुलना के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बच्चा छोटा है तो उसकी कोशिकाएं छोटे के हिसाब से विकसित होती हैं, और जैसे जैसे कोई भी बच्चा है या जीव बड़ा होता है तो उसकी कोशिकाएं तुलनात्मक रूप से बड़ी होते जाती हैं। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन देखें कि जिराफ की कोशिकाएँ बड़ी होती है, गोल्ड फिश की कोशिकाएँ बड़ी होती है, फिर है दी गई जानकारी के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता, और डी है प्राणियों की कोशिकाओं का औसत आकार लगभग समान होता है। तो यदि हम चारों ऑप्शन को देखें तो चारों ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही होगा कि प्राणियों की कोशिकाओं का औसत आकार लगभग समान होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। सोहेल ने एक कीप में रखे फिल्टर पेपर के माध्यम से कीचड़ वाले पानी का एक नमूना छाना। उसने देखा कि छानने के बाद भी कुछ पानी जमा हुआ पानी मैला था। जब उन्होंने एक फ़िल्टर पेपर क्यू के माध्यम से उसी मैले पानी का एक नमूना छाना तो छानने के बाद जमा हुआ पानी बिल्कुल साफ था। मतलब इसने पी और क्यू दो का यूज़ किया, एक पी और एक क्यू, दो फिल्टर पेपर का यूज़ किया। और दोनों फिल्टर पेपर का जब यूज़ किया तो हमें क्या दिखता है कि जो सोहेल है वो देखता है कि जो क्यू है उससे पानी छानने के बाद वो ज़्यादा साफ़ होता है। तो इसके बारे में सोहेल के अवलोकन की व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सोहेल के अवलोकन की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है फिल्टर पेपर क्यू फिल्टर पेपर पी की तुलना में मोटा था, फिल्टर पेपर क्यू फिल्टर पेपर पी से आकार में बड़ा था, फिल्टर पेपर क्यू में फिल्टर पेपर पी की तुलना में छोटे छिद्र थे, और फिल्टर पेपर पी के मुकाबले में फिल्टर पेपर क्यू पानी को अधिक तेज़ी से गुजरने दिया। तो अगर हम यहाँ पर आंसर देखते हैं तो क्वेश्चन 31 का जो आंसर है वो है आंसर सी। 31 का जो आंसर है वो क्या है, सी, कि फिल्टर पेपर क्यू में फिल्टर पेपर की पी की तुलना में छोटे छेद थे, है ना। तो अगर छोटे छेद होंगे तो हमें जो छना हुआ भाग है वो साफ मिलेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 31। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। क्वेश्चन 32 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि धातु तथा जल मिलके क्या बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनाते हैं, धातु एवं जल आपस में मिलके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है। तो ऑप्शन है इस अभिक्रिया का अन्य उत्पाद क्या होगा। तो नॉर्मली गैस है हाइड्रोजन है, फिर आपका ऑक्सीजन है, अम्ल है और लवण है। तो देखो धातु की अगर हम बात करें, हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पर हमने लिया जिंक, है ना, प्लस इसके साथ हमने ले लिया H2O, तो ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, तो एक बनाएंगे जिंक हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस। और यहाँ पर अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन निकल गया, बैलेंस करने पर यहाँ पर हमको कौन सी गैस मिल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हाइड्रोजन गैस।
टिक लगा लेंगे आप, हाइड्रोजन गैस। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ दिखाता है कि वस्तु का विस्थापन शून्य है। तो यहाँ पर जो ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें, दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो 33 का आंसर जो आपका हो जाएगा बी मतलब कि ये जो खा है ये ग्राफ दिखाता है कि वस्तु का विस्थापन कैसा है, शून्य है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 है। 34, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा हुआ है। जादुई दर्पण के सामने खड़े होने पर वह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सर बड़ा दिखाई दे रहा है, मध्य भाग समान दिखाई दे रहा है और पैर छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो जादुई दर्पण में शीर्ष से दर्पणों के संयोजन का क्रम क्या है। तो अगर हम देखें कि एक हमको सर बड़ा दिखाई दे रहा है, बीच वाला भाग समान दिखाई दे रहा है और पैर बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो बड़े की हम बात करें तो जो अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस है वो हमको बड़ा दिखाता है, उत्तल लेंस हमको छोटा दिखाता है और समतल लेंस हमको समान दिखाता है। तो अवतल, समतल और उत्तल इसका आंसर होना चाहिए, जो है आंसर नंबर डी। 34 का आंसर हो जाएगा डी, अवतल, समतल और उत्तल। तो आप टिक लगा लेंगे 34 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। कोशिका के आविष्कार में इनमें से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। जैसे ही कोशिका का आविष्कार हुआ तो सबसे मुख्य भूमिका किसकी होगी। ए है चिमटी, बी है दूरबीन, सी है सूक्ष्मदर्शी और डी है आवर्धक कांच। तो जो आविष्कार हुआ उसकी खोज, जो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी और उन्होंने किसकी सहायता से की थी, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से। तो आंसर हो जाएगा सी, सूक्ष्मदर्शी यंत्र। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36। 36 है, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता। प्रतिरोधकता क्या है। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं चालकता के विपरीत होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध को जो मापा जाता है वो प्रतिरोधकता के माध्यम से मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको ऑप्शन है, पदार्थ के परिवर्तित होने पर, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर, ताप परिवर्तन होने पर, आकृति तथा ताप दोनों में परिवर्तन होने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ एक विद्युत बल्ब के विभिन्न भाग दिखाए गए हैं और जैसे कि दिखाया गया है, पतला तंतु है, कांच का बाहरी आवरण है, धातु का छोर। हम सब विद्युत बल्ब की संरचना से परिचित है ना। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्वेश्चन है, बल्ब का कौन सा भाग विद्युत का चालक है। कौन सा भाग विद्युत का चालक होगा। तो आप ये जानते हैं कि 36 में जो बीच का अगर हम देखें, यहाँ पर कांच जो है विद्युत की चालक नहीं होती है ना, तो पतला तंतु और धातु का छोर होना चाहिए इसका आंसर, जो कि है आंसर बी, कि पतला तंतु और धातु का जो क्षार है वो विद्युत चालक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 में एक आपको दिखाया गया है, कुछ चित्र देखें ध्यान से। इस चित्र में क्या दिखाया गया है देखते हैं। रिजू ने एक लकड़ी की मेज पर 3 छड़ चुंबकों को एक नाल चुंबक को व्यवस्थित किया है ना। ये देखिए 3 छड़ चुंबक हैं, इसको व्यवस्थित किया है। इसके आधार पर नीचे दी गई व्यवस्थाओं में किसके अनुसार छड़ चुंबकों को एक साथ व्यवस्थित किया जा सकता है। एक साथ मतलब कि हमको एक लाइन में व्यवस्थित करना है। अब यदि हमको एक लाइन में व्यवस्थित करना है तो हम सब जानते हैं छड़ चुंबक के 2 पोल जो हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। तो यदि हम एक का को नॉर्थ माने और खा को साउथ, है ना, नॉर्थ और साउथ। तो अगर नॉर्थ और साउथ को अगर हम मान लें का और खा को, है ना, तो सपोज ये का खा है, तो यहाँ पर जब ये जोड़ रहे हैं मतलब विपरीत सिरे, है ना, तो देखो ये एन होगा, ये एस होगा, ये वाला कोस एन होगा, ये एस होगा, ये एन होगा और ये क्या होगा, एस होगा। तो एन एस इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने पर ये कैसे कनेक्ट होगा। तो ऑप्शन देखिए, खा से कनेक्ट होगा, फिर छा से कनेक्ट होगा, मतलब खा और चा की अगर वहाँ कनेक्ट हो सकता है, छा भी हो सकता है, लेकिन जैसे छा और पा और फा, है ना। तो 38 का जो आंसर आप अगर ध्यान से देखो तो का से कनेक्ट होगा, लेकिन का चा से कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, एन, ये कैंसिल हो गया। जब हम बी की बात करते हैं तो पा को हमने क्या माना, एन माना, फिर हमने फा लिया, फा को हमने एस माना, ठीक है। फिर चा है, चा को हमने एन माना, ठीक है। छा को हमने एस माना, ये भी ठीक है। फिर हमारे पास आ गया का को हमने एन माना और खा को हमने एस, एन एस, मतलब ये आपका सही हो सकता है। जब भी हम जो चुंबक है उसको हम मिलाते हैं तो छड़ चुंबक का एन भाग एस से जुड़ता है ना। एन आपस में गलत होते हैं, एस गलत होते हैं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 38 का आंसर आप टिक कर लेंगे बी।
नाउ नेक्स्ट है 39। यहाँ एक उत्तल और अवतल दर्पण के सामने दो क्रेयॉन दिखाए गए हैं। ध्यान से चित्र को देखें तो यहाँ पर दिखाया गया है दो क्रेयॉन, है ना। देखिए अवतल दर्पण पे वस्तु बड़ी दिखाई देती है, उत्तल दर्पण पे वस्तु छोटी दिखाई देती है। तो उत्तल दर्पण का आमतौर पर उपयोग वाहनों के पारदर्शी में किया जाता है। तो इनमें से कौन सा वाक्य सही ढंग से बताता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर 39 में पहला, यह हमेशा बहुत छोटे प्रतिबिंब बनाता है जैसा अपेक्षित है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य दिखाता है और सीधे प्रतिबिंब बनाता है। जब वाहन नज़दीक आता है तो यह बड़े प्रतिबिंब बनाता है जो एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, और यह वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है जो कि अवतल दर्पण में नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो उत्तल दर्पण है वो अधिक क्षेत्र के दृश्य को दिखाता है और सीधे प्रतिबिंब बनाता है। इसके कारण हम इसका उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण में करते हैं, है ना, कि जो पीछे का पूरा दृश्य है वो दिखाता है और सीधा दिखाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि जैसे ही लड़की धातु की जंगले को ठोकती है लड़का कान लगाकर सुनने लगता है। मतलब ये देखिए, ये जंगल है, इसमें ये बना हुआ है, ये है ना। तो एक लड़की जो है एक ठोक रही है तो लड़का कान लगा के सुन रहा है। तो यहाँ पर लड़के को कितनी ध्वनि सुनाई देंगी और क्यों? ऑप्शन ए, 2 ध्वनियाँ सुनाई देंगी। ध्वनि जंगले की अपेक्षा हवा के माध्यम से तेजी से संचरित होती है। बी है, 2 ध्वनियाँ सुनाई देंगी। ध्वनि हवा की अपेक्षा जंगले के माध्यम से तेजी से संचारित होती है। सी है, एक ध्वनि, क्योंकि ध्वनि केवल हवा के माध्यम से संचरित होती है। और डी है, एक ध्वनि क्योंकि ध्वनि केवल जंगले के माध्यम से ही संचारित होती है। तो बेटा यहाँ ध्यान रखना कि ये जो जंगला है वो धातु का बना हुआ है, और धातु अलग अलग माध्यम में अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमको अलग अलग ध्वनि सुनाई देगी, है ना। मतलब लड़के को 2 प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी, और 2 ध्वनि में होगा क्या कि जो ध्वनि है हवा की अपेक्षा जंगले के माध्यम से तेज़ी से संचारित होती है ना। तो यहाँ पे धातु की हम बात करें कि ये जो धातु में जो ध्वनि का वेग है और हवा में जो ध्वनि का वेग है, इनमें अंतर होता है, जिसके कारण लड़की को 2 ध्वनि सुनाई देगी, जिसका कारण है ध्वनि हवा की अपेक्षा जंगले के माध्यम से तेज़ी से संचरित होती है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने फिर से 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये जो 15 क्वेश्चन है इसके आंसर आप समझ के सॉल्व करें, और उसके बाद हम आगे की क्लास में अपने आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इनको अच्छे से समझें और क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें, और NAS आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी तैयारी आप अच्छे से करें। थैंक यू।